बिजनेस शुरू कर सकते हैं इंटीरियर इंडस्ट्री में बिना एक भी रुपया लगाए। कल्याण ज्वेलर्स, मालाबार गोल्डन डायमंड का हमने काम किया है। जो प्रोजेक्ट 3-3, 4-4 महीने में बनते थे, हमने उन प्रोजेक्टों को 45 डेज में पूरा किया है। पीपल आर रेडी टू पे प्रोवाइडेड दे शुड नॉट रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। उनको भागदौड़ से बचने के लिए टेंशन नहीं चाहिए, वो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार है। क्योंकि सर आपकी दी हुई माया से ही आपके शोरूम की काया बदली जाएगी। क्या बात है। तो आपने अगर माया देने में विलंब किया तो काया में भी टाइम लग जाएगा। अगर कोई बैंक खुल रहा है तो बैंक में इंटीरियर चाहिए, ऑफिस खुल रहा है ऑफिस इंटीरियर चाहिए, रेस्टोरेंट खुल रहा है वहाँ इंटीरियर चाहिए, कमर्शियल इंटीरियर चाहिए। आपको क्या लगता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद कितना पैसा महीने की कमाने की सोच सकते हैं इस बिजनेस से? दोस्तों, जब हम घर खरीदते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जितने का घर लिया उतने का ही इंटीरियर करा लिया। घर का इंटीरियर तो हर कोई कराता है, लेकिन क्या आपको पता है घर के इंटीरियर से ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके शोरूम का और आपके ऑफिस का इंटीरियर, क्योंकि वहाँ पर लगातार ग्राहक आते हैं और वो पहली बार देखते हैं तो क्या देखते हैं, वो आपके आउटसाइड से इंटीरियर देखते हैं, फिर जब शोरूम के अंदर आते हैं तो अंदर आकर इंटीरियर देखते हैं। और आज के दिन ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है और इस इंडस्ट्री में कमाने की संभावनाएं असीमित हैं। आप इस इंडस्ट्री में बिना पैसा लगाए भी कमा सकते हैं और थोड़ा सा पैसा लगाकर जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। और आज ऐसा ही एक एग्जाम्पल और एक ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे साथ फ्रेंचाइजी बताओ पर हैं, जिन्होंने नौकरी छोड़कर इस बिज़नेस को शुरू किया और आज इस बिज़नेस के जरिए वो देश के बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं और करोड़ों की कंपनी बना ली है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रांड कैटल विकास कुमार झा जी। ब्रांड कैटल इंडिया के फास्टेस्ट इंटीरियर फिट आउट कंपनी है। तो आखिरकार ये करती क्या है और किस तरीके से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और आप किस तरीके से इंटीरियर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ये आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे विकास जी के साथ। तो पहले स्वागत करते हैं और जानते हैं इस बिजनेस के बारे में अधिक। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आपका और आपकी पूरी टीम का मुझे आमंत्रित करने के लिए इस विषय के ऊपर। सर, आपका आने के लिए धन्यवाद। और आज आपके जरिए पूरे हिंदुस्तान को एक बिल्कुल अलग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जी, हम बिजनेस शुरू करते हैं जब, तो हम इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि हमारा इंटीरियर कितना इम्पोर्टेंट है ज़्यादा ग्राहक कन्वर्ट करने के लिए, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपको कब लगा और क्यों लगा कि मैं इस बिजनेस में आऊँ, इंटीरियर फिट आउट के बिजनेस में आऊँ? देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल और बहुत लाजमी है। इसी सवाल में मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि आपने बोला कि जब हम एक बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है उसको लगता है इंटीरियर क्यों ज़रूरी है। मैं आपसे कहता हूँ कि बिजनेसमैन की तो चलो बात अलग है या दुकानदार की बात अलग है। आप और मैं अगर एक नॉर्मल व्यक्ति कपड़े खरीदने मॉल में जाता है तो वो आपने अगर एक बहुत खूबसूरत सा लुई फिलिप का ब्लेजर पहना हुआ है लिया, आप गए शोरूम में, आप वहाँ पर मर्चेंडाइज लेते हो। हाँ। हम जब अपनी शॉपिंग कर रहे होते हैं, हम जब तब कपड़े खरीदते हैं, हम तब भी हमारे दिमाग में साइकी में ये नहीं आता कि यार ये किसने बनाया होगा, एज अ कस्टमर की मैं अगर बात करूँ। लेकिन क्या होता है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एक साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि अच्छी दुकान दिखती है तो लोग ऑटोमेटिकली जाते हैं। आपने देखा होगा, आप जब आज के लग्जरी मॉल्स हैं, आप मॉल्स में एंटर करो, एक सबसे पहले एक परफ्यूम, एक खुशबू आती है, आपको लगता है मंत्रमुग्ध हो गया, चलो मैं बहुत बढ़िया। आप अंदर गए, फिर आपको एक लाजवाब से एक इंटीरियर दिखता है, लाइटिंग दिखती है, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट जो उनका हीरो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर लाइट्स किस तरीके से डाली जाती हैं ताकि वो और ज़्यादा इल्यूमिनेट होकर निकले। तो इट्स लाइक कि कोई 1000 रुपये की चीज़ को कैसे आप 10,000 रुपये का बेचोगे, तो उसको आप कितना खूबसूरत और बेटर तरीके से दिखा सकते हो और कितना ज़्यादा आप उसे प्रोपोर्शनली उसकी ROI निकालोगे। वो सब के सब, क्योंकि इंटीरियर जो होता है वो सारा का सारा पर स्क्वायर फीट बेसिस पे होता है, हर चीज़ की ROI होती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर कोई बिजनेसमैन स्टोर खोलता है तो जाहिर सी बात है इंटीरियर, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो ज्वेलरी का शोरूम हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे स्पेक्स का हो, चाहे चश्मे का हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ की अपनी एक ROI है और ROI पर स्क्वायर फीट बेसिस पे निकलती है, क्योंकि रेंटल बेस पे है। आपने अगर दुकान 1000 फीट की ली या 50,000 स्क्वायर फीट, 5,000 स्क्वायर फीट की ली, तो आप एक पर स्क्वायर फीट बेसिस पे रेंट देते हो। तो उस रेंट की क्या रेंटल यील्ड है और उसके ऊपर आप कितना बिजनेस जनरेट कर रहे हो, ये आपका इंटीरियर उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। अदरवाइज क्यों ये सारे ब्रांड्स, आप देखिए ना,
मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स है, कल्याण ज्वेलर्स है। अब ये क्या बेच रहे हैं? ये ऐसी कमोडिटी बेच रहे हैं जो कभी रुकी नहीं रही। गोल्ड डायमंड रेट बढ़ ही रहा है। बिल्कुल। मतलब आपको याद होगा शायद आपके ज़माने में, हमारे ज़माने में 15,000 16,000 रुपए तोले पे सोना था। मेरी शादी के समय में 12,000 12,000 था। आज की डेट में क्या है सर? 1.5 लाख से तो ऊपर है, ऊपर है सर। हाँ सोचो, तो उनको क्या जरूरत है इतना चकाचौंध बनाने, शोरूम बनाने की? वो तो गोल्ड बेच रहे हैं। सोना तो सोना ही है ना। अब जरूरी है सोना मैं चाहे 5 करोड़ के शोरूम में बेचूं, चाहे मैं 20 लाख के शोरूम में बना के बेच लूं, मैं तो आपको गोल्ड की वैल्यू दे रहा हूं। लेकिन क्या होता है, कस्टमर जब आता है ना, जब आप उसको एक सर्विस देते हो, जब वहाँ पर वो बैठा है, आप एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट करते हो जहाँ पर वो घंटों बिताए। जितना ज़्यादा कस्टमर आपके शोरूम पर रुकेगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो बाइंग ज़्यादा करेगा। वो आई एक रिंग लेने, फिर उसको पता है यार मेरी उसकी शादी भी है, चलो मैं ये भी ले लेती हूँ, वो भी ले लेती हूँ, तो कोई शायद 50,000 या 60,000 रुपये की जो परचेज होनी थी वो 5 से 10 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक सिंगल कस्टमर के साथ है। हाँ जी। अब आप ऐसे डेली रेटूनी पे आप वो मल्टीप्लाई करते जाइए। फिर क्या होता है कि अच्छा इंटीरियर अगर आप करके दे रहे हैं, तो अगर आपको एक्सपेंशन जाना है, आगे फंडिंग लेनी है, तो इन्वेस्टर भी यही देखते हैं कि आपके शोरूम का क्या कॉन्सेप्ट है। ये तो नहीं आपने सिर्फ एक सिंपल सी दुकान बना के छोड़ दिया। तो ये अल्टीमेटली क्या है कि सब कुछ ROI पे डिपेंड है, और आपका बिजनेस इससे बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी में आपको हेल्प मिलती है। तो इसीलिए इंटीरियर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंटीरियर ज़रूरी क्यों, ये तो समझ में आया। आपने गोल्ड की बात की, डायमंड की बात की, आपने बात की उन लोगों की जहाँ पर कैपेक्स बहुत होता है। लेकिन हम रिटेल बिजनेस की बात करते हैं, जैसे टेलीकॉम वाले हो गए, कपड़े मतलब फैशन वाले हो गए, इवन तो टॉयज स्टोर वाले। मैंने देखा कि वहाँ पर भी जब आप इनकी दुकानों पर जाते हो तो कुछ यूनिक बनाते हैं, कुछ हट की डिज़ाइनिंग करते हैं, कुछ अलग इंटीरियर करते हैं। अगर वो ऐसा ना भी करें तो भी तो उनका कपड़ा बिकेगा ही, खिलौना बिकेगा ही, उनके प्रोडक्ट बिकेंगे ही। तो आखिरकार किस तरीके से एक इंटीरियर इम्पैक्ट डालता है रिटेल बिजनेस पर भी? सर देखिए ऐसा है ना, ये प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं हुआ। जैसे आपने बोला, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि वैसे भी अगर कोई ब्रांड बन चुका है तो उनका कपड़ा तो बिकेगा ही। हाँ। क्योंकि ऑनलाइन भी तो बिक रहा है। आइडियली ऑनलाइन में तो किसी शोरूम की जरूरत नहीं है। हाँ जी। आजकल हर ब्रांड ऑनलाइन जा चुका है। लेकिन क्या जरूरत है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी रहते हैं। बिकॉज ऑफलाइन आपको ना एक डिजिटल प्रेजेंस, मार्केट सोशल मीडिया पे हो गई, लेकिन ऑनलाइन आपको एक फिजिकल प्रेजेंस देता है। और इंडिया सर आज की डेट में मार्केट, मैं कह रहा हूँ AI बहुत अच्छी तरीके से बूम कर रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन इंडियन मार्केट जो है ना, वो ब्रिक एंड मोर्टार की मार्केट है। आप और मैं कुछ भी लेंगे ना, जब तक हम हिंदुस्तानियों को शोरूम पे जाके कपड़े को टच करके, वो फील करके नहीं हम वो तसल्ली कर लेते ना, वो फील नहीं आता। ऑनलाइन भी अलग चल रहा है, ऑनलाइन की अलग गेम है, लेकिन ऑफलाइन भी दबा नहीं है। ऑफलाइन भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है, तभी रियल एस्टेट बढ़ रहा है। ये सारा का सारा ना इकोसिस्टम है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि रिटेल मार्केट है। रिटेल तो चलो एक शोरूम हो गया, पर वो शोरूम कहाँ है? या तो हाई स्ट्रीट पे खुला है या शॉपिंग मॉल में खुला है। तो हाई स्ट्रीट का भी आपको रेंटल यील्ड उसी हिसाब से आ रहा है, और शॉपिंग मॉल में है तो भी वो वैल्यू बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं सर रिटेल मार्केट हो चाहे रियल एस्टेट मार्केट हो, ये अल्टीमेटली इंटीरियर हर मार्केट को सपोर्ट करता है। अगर अच्छा इंटीरियर किया गया हो तो जरूरी नहीं है कि महंगा इंटीरियर हो। आपने बोला केपेक्स ज़्यादा, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द कॉस्टली इंटीरियर। कॉस्टली इंटीरियर क्या होता है कि महंगा में तो आप मटेरियल के ऊपर जाते हो कि आप क्या मटेरियल लगा रहे हो। लेकिन अगर आपके उस शोरूम की डिजाइनिंग अच्छी है तो आप कुछ अच्छे से 10-15 पौधे रखकर, ग्रीन प्लांटर्स लगा के भी उस स्पेस की ब्यूटी को एनहांस कर सकते हो। बेसिकली एक लाइन में समझा देता हूँ कि इंटीरियर डिजाइनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट स्पेंडिंग मनी, मोर एंड मोर मनी। इंटीरियर डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग स्पेसेस। मैं 100 स्क्वायर फीट के स्पेस को कितनी खूबसूरती से ज़्यादा यूटिलाइज कर पाता हूँ, ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। क्या बात कही है। आप देखिए कि ज़रूरी नहीं कि आप पैसा कितना लगा रहे हैं, ज़रूरी ये नहीं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, ज़रूरी है कि यूटिलाइजेशन कितने बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ये है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। करेक्ट सर। सर आप एक जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़कर आपने अपने कंपनी की शुरुआत की। बहुत सारे लोग इस डर से जॉब नहीं छोड़ पाते हैं कि मेरा अगला महीने का खर्चा कहाँ से चलेगा जी। तो आपके मन में क्या सोचते हैं? आपने सोचा नहीं अब तो मुझे अपनी कंपनी की शुरुआत करनी है? देखिए सर, जॉब तो ज़रूरी है। पहली बात, मतलब कुछ टाइम तो नौकरी करनी चाहिए कि जितना आपको जिस भी फील्ड में। अब हम लोग, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा लालन पालन, मेरी परवरिश फरीदाबाद हरियाणा में हुई, मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई। तो कहीं ना कहीं हरियाणा और बिहार अगर आप दोनों देखें ना, तो कहीं ना कहीं ये गांव का टच, एक देसीपना, एक वो चीज़ है। तो हमारे घर में किसने बिजनेस नहीं किया था। मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। तो एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनने की पहले तो सोच रखना, फिर वहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी आप जो पूछ रहे हैं, तो ऐसी है कि सर कोविड लगा हुआ था।
लॉकडाउन था, लॉकडाउन लगा हुआ था, हम सब नौकरी कर रहे थे। नौकरी करने के बाद आपको याद होगा वो सब हम सब अपने अपने घरों में बंद थे। टीवी पे न्यूज़ आया, आपको याद होगा वो आनंद विहार बस अड्डे का वो दृश्य जहाँ पे सारे हमारे यूपी वाले, बिहार वाले, बिकॉज मैक्सिमम जॉब्स जो होती हैं ब्लू कॉलर जॉब्स इस इंडस्ट्री में जो है वो यही हैं। राजस्थान, एमपी, हर गुजरात, हर किसी के लोग पैदल ही अपने अपने क्षेत्र में निकल पड़े थे, बिकॉज सब कुछ बंद था, रोड बंद, टैक्सी बंद, ये सब चुप बंद थी। उसमें कुछ लोग हमारे भी थे जो हमारे कारपेंटर्स थे या जो मेरी टीम थी पुरानी जो हमसे काम करती, जिनके साथ हम काम करते थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक आइडिया दिया कि सर अब हम वैसे भी जा रहे हैं तो अब इतनी दूर जाएं वापस गाँव, तो अब आप ही अपना कुछ शुरू कर लो। तो मैंने कहा यार मेरे पे इतना पैसा तो है नहीं। तो सर ये कह लो कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि आपदा में अवसर ढूंढिए। तो ये हमारे लिए वही एक सिचुएशन क्रिएट हुई। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। तो वहाँ से एक आया अंदर कि चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो टीम बनी और जितने लोगों के लिए हमने पहले सर्विस कर रखी थी, मैंने जिनके साथ पहले काम किया हुआ था, अच्छी अच्छी कंपनीज़ को मैंने सर्विस दी हुई थी, वहाँ पे लोग मुझे जानते थे। तो मैंने जब उनको बोला कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, तो उन्होंने एक चांस दिया कि ठीक है विकास, तुम अपना काम करो, पहला प्रोजेक्ट हम आपको देते हैं। जब वहाँ से शुरुआत हुई, फिर जब प्रोजेक्ट हमने कर लिया, और आप यकीन नहीं करेंगे कि कंपनी मेरी बनी भी नहीं थी तब तक, फॉर्म भी नहीं हुई थी। और जो हमारे बिज़नेस में 50% का एक एडवांस पेमेंट होता है, तो पहला प्रोजेक्ट बड़ा छोटा प्रोजेक्ट था, 20 लाख रुपए का। वहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमें एडवांस मिला 10 लाख रुपीज़ का, वो अमाउंट एक्टेड एज अ सीड फंडिंग फॉर माई कंपनी। अच्छा, उसी से सारा का सारा रोटेशन स्टार्ट कहाँ से आया पैसा? वो कंपनी से ही आया ना जिसका मैंने काम किया। हमने एक कंपनी वीवो मोबाइल, उस जमाने में ओप्पो, वीवो, इनके पूरे शोरूम स्टोर्स तो बनते थे। नए लोगों को काम दे देते हैं ये? तो नए लोग, हाँ, तो मैंने बोला ना कि मैंने पहले उनके साथ काम कर रखा था जब मैं जॉब करता था। तो एज अ जॉब में भी मैंने उनको वो लेवल की सर्विस दी थी। क्योंकि क्या है ना कि अगर आपके रिलेशंस अच्छे हों तो कोई भी कंपनी, या कंपनी में भी काम देने वाले कौन बैठे हैं, ह्यूमंस ही तो बैठे हैं, आदमी तो बैठा है। तो कंपनी को काम नहीं देती है, वो रिलेशन देने वाले उस बंदे को काम देती है। कितनी शानदार बात कही सर्विस आपने। कैसे दी है उसको। आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप ब्रांड के साथ काम नहीं कर रहे, आप किसी ह्यूमन बीइंग के साथ काम कर रहे हैं, और वही आदमी फ्यूचर में आपके काम आएगा। जैसे जब आपने नौकरी छोड़ी और अपने काम करने का निश्चय किया, तो उस समय जिनको अच्छी सर्विस दी थी, जिनके साथ रिलेशन अच्छे थे, उनकी वजह से पहला बिजनेस मिल गया। नहीं तो पहला बिजनेस मिलना आसान होता नहीं है। अरे नहीं होता सर, कैसी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जनरली लोग अब इसको ऐसा देखते हैं, जैसे मैं कहूँ कि हमने पहली बार कंपनी बनाई और हमारे पास काम आ गया। नहीं, वो मेरे पिछले 10 साल की वो मेहनत थी, जिस मेहनत में मैंने वो रिलेशनशिप बिल्ड किया, वो रिलेशनशिप कमाया, कि उसको मेरे पे इतना ट्रस्ट था कि विकास चाहे XYZ कंपनी, करंट कंपनी में मैं वहाँ से काम दूँ, चाहे मैं कहीं और काम दूँ, तो वो कर जाएगा। तो वो ट्रस्ट देना जरूरी है। बहुत बढ़िया। अब सर हम थोड़ा सा जानेंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स आज इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे जो कि नया बिजनेस करना चाहते हैं जी। तो आज चूंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, आप बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं और पैन इंडिया आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग की, तो हम, अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस अपना खुद का शुरू करना चाहते हो तो पूरा पॉडकास्ट मिनट बाय मिनट ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस कैसे करें बिना पूंजी लगाए। आज हम आपको ये बताने वाले हैं। तो सर आपने भी शुरुआत की, बिना पैसे की शुरुआत की जी। ठीक है, आपके रिलेशन से आपको पहला ग्राहक मिल गया, लेकिन जिसके रिलेशन नहीं होंगे उनको पहला ग्राहक कैसे मिलेगा? देखिए सर, स्टार्टिंग क्या होती है कि कहीं ना कहीं आजकल ऑनलाइन का इतना ज़माना है, आप अपनी एक सुंदर सी प्रोफाइल बनाइए। प्रोफाइल इन द सेंस कि प्रोफाइल में क्या डलता है कि आपने पीछे कोई काम कर रखा हो, वो तो किया नहीं है। तो अब कैसे कर सकते हो? तो आप कुछ ऐसी कंपनीज ढूंढो या कुछ ऐसे लोग ढूंढो जिन्होंने काम कर रखा होगा। जैसे कि आप अगर आज इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करना शुरू करते हो तो इंटीरियर में 2 चीजें आती हैं, एक होता है इंटीरियर डिजाइनिंग और एक होता है इंटीरियर फिट आउट। हाँ जी। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपके ऑडियंस को। इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होती है कि सर मुझे एक खूबसूरत सा ऑफिस या रिटेल स्टोर या घर का इंटीरियर या कमर्शियल को इंटीरियर बनाना है, तो उसको पहले आप डिज़ाइन करते हो कंप्यूटर में, पहले आप उसे सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करते हो। आजकल तो AI की टूल्स आ गए हैं, सीधा कमांड प्रॉम्प्ट पे डिज़ाइन होता है। 100% नहीं होता बट आपको 70 to 80% मिल जाता है, आपको मिल जाएगा। तो आपने सबसे पहले जब डिज़ाइन कर लिया तो उस डिज़ाइन को भी आप बेच सकते हो कि मान लीजिए आपने किसी डॉक्टर का क्लिनिक डिज़ाइन किया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप पहले पकड़ो, पहले आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, पहले आप अपने शहर में पैर जमाओ, पहले अगर आपने इस काम को पहले नहीं कर रखा तो थोड़ा सा पहले इसको सीख लो, किसी के साथ जुड़ जाओ।
बेहतर यही होगा कि कहीं ना कहीं 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की ट्रेनिंग ले लो, या कहीं कोर्स कर लो, या ज्वाइन कर लो। आप जैसे किसी कंपनी के साथ जुड़कर काम कर ले। हाँ, ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं। हाँ। तो मान लीजिए आप कंपनी के साथ जुड़ गए, आपने पहले एक तरीके से उसके साथ समझ लिया, सीख लिया, फिर आप अपने शहर में लोकल, क्योंकि हर जगह पे सर देखो, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, इसको मैं इंटीरियर फील्ड की इंडस्ट्री को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोगों को पहले स्कोप ऑफ बिजनेस तो पता चले कि है कितनी बड़ी इंडस्ट्री। सर आप देखिए कि आज आप अपने घर से शुरुआत करते हो, घर पे बैठे हो तो घर को इंटीरियर चाहिए, बिल्कुल, चाहे आपने 10 करोड़ का एक महल बना लिया हो, या एक नॉर्मल सा 50 लाख का 2 BHK फ्लैट खरीदा हो, कहीं पर भी 50 लाख के फ्लैट में भी इंसान आज 15-20 लाख का इंटीरियर, 10 लाख का कराता है। बिल्कुल, बेसिक नीड है सर। मॉड्यूलर किचन बनाओगे, वार्डरोब्स बनाओगे, टीवी पैनल बनाओगे, वैनिटी बनाओगे, और लूज फर्नीचर लगाओगे, सोफा बेड ये सब हो गया, लूज फर्नीचर हो गया। तो क्या होता है कि सर कहीं ना कहीं सबसे पहले आप अपने घर पे हो तो वहाँ इंटीरियर चाहिए। आप घर से बाहर निकले, ऑफिस गए, ऑफिस में इंटीरियर चाहिए। 2 कैटेगरी हो गई, रेजिडेंशियल इंटीरियर और कमर्शियल इंटीरियर। ऑफिस इंटीरियर अभी, हाँ, कमर्शियल तो बहुत बड़ी बात होगी। अब आता हूँ मैं, आप अपनी वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ किसी को अपने घूमने जाना है, रेस्टोरेंट पे गया, कैफे गया, वहाँ इंटीरियर चाहिए। आजकल सुंदर सुंदर कैफेज बन रहे हैं, आप कैफे में देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम है, वो लाइन ही अलग है। मैंने तभी बोला ना सर, ये कैटेगरी पिक करो कि आपको ये नहीं कि आपको सब जगह घुस जाना है। वन थिंग यू शुड बी नोन फॉर, आपको ये देखना है कि मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट किस में आ रहा है। हाँ, घर का इंटीरियर करना है, ऑफिस का इंटीरियर करना है, घर के इंटीरियर के चैलेंजेस अलग हैं। वहां पे आपको डीलिंग करनी है आंटियों से, भाभियों से, लेडीज से, जो घर की जितनी भी लेडीज हैं, बहुत बारीक चीजों में आपको घुस जाना है। तो अगर आपका इंटरेस्ट वहां पर है तो आप वहां जा सकते हो। फिर आता है ऑफिस इंटीरियर, जहाँ प्रोफेशनल्स होते हैं। फिर आता है कॉर्पोरेट इंटीरियर, जो आपने बोला कमर्शियल इंटीरियर। जब आप किसी कमर्शियल मार्केट में जाते हो, जैसे आप हमारे नोएडा के बगल में गौर सिटी मार्केट है ना, पूरी मॉल अलग है, मॉल हो गया मार्केट। उस मार्केट में जो पूरी मार्केट बनती है, उस मार्केट के अंदर शॉप्स बाद में डेवलप होती है, लेकिन पहले वो मार्केट बनी, तो वो बड़े लेवल का काम हो गया। तो वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा आपको, वो किसी कंपनी के थ्रू मिलेगा। तो कोशिश ये करी जा सकती है, जिस बड़ी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, आप उसके साथ बैक टू बैक जुड़ जाओ। बिल्कुल, सपोर्टिव रोल में जुड़ जाओ। आपको प्रोफाइल चाहिए, उसके पास प्रोफाइल है, उसको काम मिल गया, आपने उससे बैक टू बैक में ले लिया। प्रॉफिट कमाने का पहले साल मत सोचो, इतना जुड़ जाए कि बस खर्चा निकल जाए। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट से भी निकल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, ये पैशन का गेम है। और जिस दिन आप इसमें थोड़ा बहुत भी पैसा कमाने लग गए ना, तो आपका पैशन ऑटोमेटिकली प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपकी जर्नी भी यही होनी चाहिए, पैशन टू प्रोफेशन। क्या बात है, बड़ी बात कही, पैशन टू प्रोफेशन होना चाहिए। क्योंकि तभी तो यही तो एक सपना होता है सर एक एंटरप्रेन्योर का। अगर मेरा कोई पैशन है, मैं उसी पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दूं, तो मेरे को जो काम करने में मजा आ रहा है, वही काम मुझे रोज करना, उसी के पैसे मिल रहे हैं। आज आप देखो, आप कितना खूबसूरत पॉडकास्ट कर रहे हो, आपका पैशन था ये, आपने इस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। तो अल्टीमेटली सर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ऑफिस इंटीरियर हो गया, रेजिडेंशियल इंटीरियर हो गया, कमर्शियल इंटीरियर हो गया। आप कहीं ट्रैवल करने, फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पे जाते हो, वहां आप देखते हो कितना सुंदर इंटीरियर हुआ होता है, लाउंज बना हुआ है। एयरपोर्ट तो आजकल ऐसे एयरपोर्ट बने हुए हैं, तो इसका मतलब एयरपोर्ट में इंटीरियर चाहिए। ट्रैवल करके आप किसी दूसरे शहर में गए, आप रुकते हो, कहाँ रुकते हो? होटल में, होटल्स में जा रहे हो। तो जब होटल में आप जा रहे हो तो होटल में इंटीरियर चाहिए। चाहे वो 5 स्टार छोड़ दो, मैं ली मेरिडियन की बात नहीं करता, लेकिन 3 स्टार कैटेगरी भी। रिसेप्शन देखकर समझ में आता है कि होटल रुकने लायक है कि नहीं है। बस, तो दैट मीन्स कि वहां पर इंटीरियर चाहिए। मान गए इस बात को। शादी विवाह कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, बैंक्वेट हॉल बनाते हो, वहां इंटीरियर चाहिए। आजकल तो सर हॉस्पिटल्स में भी 5 स्टार इंटीरियर होता है। आप जाओ, हॉस्पिटल भी उस लेवल के खुल रहे हैं, कहीं पर भी इंटीरियर चाहिए ना भाई। फ्लोरिंग, सीलिंग, इलेक्ट्रिकल, बेसिक लाइटिंग तो हर जगह चाहिए। तो ये तो कॉन्ट्रैक्टिंग का काम हो गया। कई बार तो मेरे मुंह से हॉस्पिटल की जगह होटल से निकल जाता है, ऐसे बन रहे हैं। आएगी नहीं, बिल्कुल सही है। तो वो निकल जा रहा है, तो वो वहां पे चाहिए। स्कूल्स देख लो सर, आजकल इंस्टीट्यूशनल इंटीरियर, स्कूल्स, कॉलेजेस सब लग्जरी बन रहे हैं, हर जगह इंटीरियर चाहिए। ब्लैक बोर्ड हट चुका है, स्मार्ट बोर्ड आ चुका है, मतलब आजकल ज्यादातर स्कूल्स में। तो क्या है कि सर ये कभी ना रुकने वाली इंडस्ट्री है, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। आज आपको मैं बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, 11 लाख करोड़ की इंडस्ट्री आज की डेट में वर्ल्ड वाइड में अगर आप जाओ, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, मात्र हिंदुस्तान का CAGR की अगर आप बात करो, 26,000 करोड़ की इंडस्ट्री हर तीसरे साल ये ऐड हो रही है। क्यों? क्योंकि हर तीसरे चौथे साल नया नया मॉल आ रहा है।
नई मार्केट डेवलप हो रही है। अब देखो शहर के शहर बन रहे हैं, गुजरात में धोलेरा बन रहा है, तो वहाँ पे जब कोई प्रोजेक्ट आएगा, जब कोई 500 एकड़ में या स्क्वायर किलोमीटर में कोई प्रोजेक्ट डेवलप होता है, तो वहाँ पे रियल एस्टेट आया। हाँ जी। रियल एस्टेट इज रियल एसेट। जब रियल एस्टेट में रियल एसेट आई तो वहाँ पे रिटेल डेवलपमेंट होना ही होना है। क्या बनेगा? घर बनेगा, गाड़ी बनेगा, कुछ भी बनेगा, जो भी बनेगा वहाँ पे इंटीरियर चाहिए। पहले कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन के अंदर एक स्ट्रक्चर वर्क बन गया, उसके अंदर इंटीरियर चाहिए। चाहे आपका ज्वेलरी का बिजनेस हो, चाहे आपका कपड़े का बिजनेस हो, चाहे आपका किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, आपको अगर फिजिकल प्रेजेंस चाहिए तो आपको आना पड़ेगा। और जितने भी बड़े से बड़े ब्रांड है, भले ही उन्होंने ऑनलाइन शुरुआत करी हो, चाहे वो ब्लू स्टोन हो, चाहे वो जीवा हो, ये सब ऑनलाइन से शुरू हुए थे, बट इनको बड़ा बनने के लिए फिजिकल प्रेजेंस में आना पड़ा। इंडियन मार्केट के अंदर सर आपको फिजिकल प्रेजेंस में आना पड़ेगा। तो सर मैं कहता हूँ 26,000 करोड़ की अगर इतनी बड़ी मार्केट और 26,000 करोड़ का 1% पकड़ लो, बिल्कुल, मैं बात ही नहीं करता बड़ी, 1%, 60 करोड़ 1%, तो आप वैसी 200 करोड़ की कंपनी के विजन को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में, जो अच्छा करेगा, जो बढ़िया सर्विस देगा, दिस इज सर्विस इंडस्ट्री। यहाँ पे आप खुद हाथों से कारपेंटरी करके काम करने वाले नहीं हो, ये सर्विस इंडस्ट्री है। यहाँ मैं आपको जितना मज़ा दे सकता हूँ ना अपने एक्सपीरियंस के अंदर, वो उसी का गेम है, तभी रेपिटेटिव क्लाइंट्स आते हैं उस चीज़ पे। तो अल्टीमेटली आपने उस 26,000 करोड़ का 1% ही टैप करना है, आपने टारगेट ही वही करना है। जनरली लोग क्या गलती कर बैठते हैं एंटरप्रेन्योर्स भी, यार 100 करोड़ की मार्केट है, इंडिया में 120 करोड़ की जनसंख्या है। अरे 120 करोड़ 140 करोड़ तुम्हारी आबादी, तुम्हारा टारगेट प्राइस नहीं है, तुम्हारा टारगेट कस्टमर नहीं है। आपका टारगेट कस्टमर पहले नैरो डाउन करो, फिर उस नैरो डाउन में और फिल्टर करो, और उस फिल्टर का सिर्फ 1% उठाओ। अगर वो 1% मार्केट टैम जो है वो कंसिडरेबली साइज है बिजनेस करने का, तो वो तुम्हारा धंधा है। कितनी बड़ी बात कही, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास एक मौका है कि आप भी इस इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर इंडस्ट्री में अपने पैर जमा सकते हो। और आज भी मैं आपसे एक काम दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इंडिया की टॉप 5 इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी कौन सी हैं। तो जल्दी से नाम याद नहीं आएंगे लोगों को। हाँ। मैं हॉस्पिटल्स बोलूँगा तो लिख दोगे, स्कूल्स बोलूँगा लिख दोगे, आपको होटल्स बोलूँगा तो लिख दोगे, लेकिन जब मैं कहूँगा कि इंडिया की टॉप 5 इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी बताओ तो नहीं लिख पाओगे। एक मुझे पता है, ब्रांड कैटल, बाकी 4 आप ढूंढ के बताना। थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग सर स्टेप बाय स्टेप जानते हैं जी। कि आज मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू करना हो अपना, Right. तो पहला कदम क्या लेना पड़ेगा और किस तरीके से मैं शुरू कर सकता हूँ? सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, नॉलेज ले लो। पहले ऑनलाइन सारा डेटा अवेलेबल है, आप मार्केट में जाके देखो, अपने घर के नज़दीकी शॉपिंग मॉल में जहाँ काम चल रहा है, आप कहीं भी जाकर देखो, हर जगह कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, हर जगह कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्टर लेबर आपको दिख रहे हैं। या तो रोड बन रही है, या फ्लाईओवर बन रहा है, या मॉल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, कुछ भी बन रहा हो, वहाँ पहुँच जाओ। जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ इंटीरियर का काम है। सबसे पहले तो आप वहाँ पहुँच गए, वहाँ जाके आपने देखा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। कई लोगों को, कई बड़ी बड़ी इंटीरियर कंपनीज को भी ना मैन पावर की ज़रूरत होती है। आज की डेट में सर मैन पावर और क्वालिटी मैन पावर और स्किल्ड मैन पावर और स्किल विद विल मैन पावर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सिखाया मेरे को किसी सज्जन ने, ठीक है। तो स्किल के साथ अगर विल वाली मैन पावर आपको मिल गई, तो आप एक सिर्फ मैन पावर प्रोवाइडर एजेंसी के थ्रू भी शुरू कर सकते हो, जिसमें आपको कोई बड़ा लंबा फैक्ट्री खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक नॉर्मल सा आपने एक कंसल्टेंट ऑफिस खोला। अब सर आर्किटेक्चर फर्म क्या होती है, देखो वो पहले 5 साल आर्किटेक्चर सीखते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के बाद वो अपने प्रोजेक्ट्स लेना शुरू करते हैं। तो आप भी ना पहले थोड़ी सी नॉलेज ले लो, हल्की सी नॉलेज ले लो। आजकल क्या है कि ऑनलाइन सारा डेटा अवेलेबल, तो आप जो ज्ञान पहले 10-10 साल में अर्जित किया जाता था, आज आप 3 महीने में वो ज्ञान अर्जित कर सकते हो, बशर्ते उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट लेवल है तो आप कर जाओगे। आपने नॉलेज ले ली, फिर आप एक सुंदर सी प्रोफाइल बनाओ अपनी, 15-20 पन्ने की प्रोफाइल बनाई, अपनी कंपनी का एक नाम रखा, उस कंपनी के नाम, उस प्रोफाइल के अंदर आप वो सारे प्रोजेक्ट्स डालो जो प्रोजेक्ट जिनके साथ आप काम कर चुके। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप, उसके पास कोई प्रोफाइल नहीं है, वो हमसे जुड़ गया, या वो किसी कंपनी से अपने शहर। बिल्कुल, हम आपकी बात करते हैं। अगर मान लें मेरे पास कोई प्रोफाइल नहीं है, अब मैं आपकी कंपनी से जुड़ जाऊंगा, तो क्या मैं आपके क्लाइंट्स के नाम यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर हमारे साथ एक इस तरीके से कोई बाउंडिंग करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, आप कनेक्ट कर लीजिएगा, बातचीत कर लीजिएगा। एक तरीके से आप हमारे एसोसिएट पार्टनर हो गए। उस शहर में आपको हमने अपनी फ्रेंचाइजी दे दी, सिंपल सा। आप लगे हाथ 5-7 क्लाइंट के भी नाम बता दो जिसके लिए आपने काम किया हो। सर हमने तो खैर, आप कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक पूरे कुछ 5 नाम ऐसे बता दो जो हर कोई जानता हो। जैसे कि मान लीजिए सर, कल्याण ज्वेलर्स,
मालाबार गोल्डन डायमंड्स, मालाबार गोल्डन डायमंड का हमने काम किया है। देखिए हमारी सर शुरुआत हुई थी मोबाइल इंडस्ट्री से, तो हमने पहले किया वीवो, जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, मैंने सब जानते हैं बताया। नाम। तो वीवो के साथ, वीवो को देख के ओप्पो आ गया, ओप्पो को दिखा के रियलमी आ गया, रियलमी दिखा के सैमसंग आ गया। तो ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, हाँ। ये सब एक ही कंपनी है। तो उसके बाद फिर सैमसंग किया हमने। तो और ऐसे करते करते फिर हम फूड एंड बेवरेजेस में आए। फिर हमने वहाँ पे पिज़्ज़ा हट किया, KFC किया, वांगो किया, कोस्टा कॉफ़ी किया, डोमिनोज किया, पैराडाइज बिरयानी किया, ऐसे कर सारे प्रोजेक्ट्स किए। फिर हम आ गए अपैरल में। अपैरल में हमने नाइकी किया, प्यूमा किया, कोलंबिया किया। उसके बाद हम घुस गए मार्क्स एंड स्पेंसर किया, यूके का ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है मार्क्स एंड स्पेंसर, यहाँ पे मार्क्स एंड स्पेंसर किया। फिर हम आ गए ज्वेलरी में। धीरे धीरे हमने कैटेगरी को बढ़ाया। मैंने क्या बोला, वन थिंग पे फोकस करना है। ठीक है, हम लोग आपके ब्रांड पे नहीं जाते, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि आज मैंने नॉलेज ले ली, मैंने जगह जगह विजिट किया, लोगों से कनेक्शन किया, लोगों से कनेक्शन करने के बाद अपनी प्रोफाइल भी बना ली। प्रोफाइल बनाने के बाद एक बड़ा काम आता है कि लोग पूछेंगे आपने किसके लिए काम किया। तो अब मैं बोलूँ वीवो, ओप्पो, पिज़्ज़ा हट, वांगो या फिर मार्क्स एंड स्पेंसर, मालाबार, कल्याण, अगर मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ, आपकी मैं बिजनेस पार्टनरशिप ले लेता हूँ या किसी तरीके से आपके साथ एसोसिएट बन जाता हूँ, तो क्या मैं इन नामों को यूज कर सकता हूँ कि मैंने इनके लिए काम किया है? बिल्कुल कर सकते हो सर। जब आप हमारे एसोसिएट पार्टनर हो गए तो उस शहर में पर्टिकुलर एक तरीके से हमने आपको अपनी फ्रेंचाइजी दे दी। अच्छा। उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी जब हमने आपको दे दी तो वहाँ पर आप जितने भी लोकल मार्केट है, एक तो हमारे यहाँ से हेड ऑफिस से भी डेटा आपको जाएगा, और क्योंकि आप जैसे लोग भी हमें चाहिए, वहां पर उस एरिया में क्या लोकल डेवलपमेंट चल रही है वो आप ज्यादा जानते हैं। हाँ, हमें उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। मान लीजिए राजस्थान के, हम दिल्ली में, हमारा हेड ऑफिस है फरीदाबाद में, कोई केरला बैठा है, कोई जयपुर बैठा है, मैं हिंदी भाषी भारत बहुत बड़ा है, भारत बहुत बड़ा है, कहीं बैठा है बिहार के किसी कोने में अपना कोई बैठा है, तो वहां से अब उसको अपने एरिया में उसको मालूम है मेरी कमांड यहाँ पे बहुत पकड़ है, लेकिन मैं क्या काम करूं, मैं ऐसा क्या बिजनेस करूं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीरियर डिजाइनिंग प्लस इंटीरियर फिट आउट सर्विस उसको सारी हम ही देंगे, हर चीज। क्योंकि आप हमारा नाम यूज कर रहे हो तो हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने नाम और अपने ब्रांड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने उन सबको सर्विस दी है ऑलरेडी। और जितने भी ब्रांड्स के मैं नाम ले रहा हूं, मतलब आप सोचो कि आदित्य बिरला को जब अपना पहला ज्वेलरी का स्टोर खोलना था तो पूरे इंडिया में उन्होंने सर्वे कराया कौन सी वो कंपनी है जो हमारा फर्स्ट फ्लैगशिप स्टोर खोल सकती है, जिन्होंने ऑलरेडी ज्वेलरी के धंधे में बढ़िया काम कर रखा हो। तब जाके हमारी कंपनी का नाम आया। 50 कंपनियों को चुना पूरे इंडिया से, 20 को सेलेक्ट किया, 10 को मुंबई बुलाया, बकायदा एज अ फाउंडर मेरा इंटरव्यू हुआ था वहां पे कि आप हम आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट दे पाएंगे। तो देखो, तो पहले दिन उन्होंने 5 स्टोर खोले थे, और जो फर्स्ट स्टोर खोला था करोल बाग पूसा रोड पे 15,000 स्क्वायर फीट का, इंद्रिया बाय आदित्य बिरला, वो हमारी कंपनी ब्रांड कैटल ने ओपन किया था। तो देखिए कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, ये प्रोसेस आपको जानने को मिल रहा है कि आप बड़े क्लाइंट के साथ डील करोगे तो ये भी आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये करना पड़ेगा, ये सब आपको हम सिखाएंगे। आप एक, हाँ, ये आपको सिखाया जाएगा और तभी तो आप एक एंटरप्रेन्योर बनोगे। हमारी जर्नी यही है कि हमारे साथ अगर कोई जुड़ के ना चाहता है तो हमारी ब्रांड बिल्डिंग तो है ही, हम वो लेगेसी आपको दे रहे हैं। ठीक है, और आप भी उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने ये सीख लिया, नॉलेज ले लिया, हमने मार्केट सर्वे कर लिया, हमने प्रोफाइल बना ली, आपके साथ जुड़ गए या आप जैसे किसी कंपनी के साथ जुड़ गए जहां से हमें ब्रांड की सपोर्ट मिल गई, हमें ये सपोर्ट मिल गई कि भैया हमने इनके लिए काम किया, आपको प्रोफाइल मिल गई, प्रोफाइल मिल गई, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी प्रोफाइल स्ट्रांग हो गई, कहीं पर खड़े होने लायक हो गई। प्रोफाइल बनाने में सर 5-5 साल लग जाते हैं। सर जिंदगी बीत जाती है, तब नहीं बनती है, जहाँ पे हम डे 1 पे आपको प्रोफाइल आपके हाथ में हैंड ओवर कर दे रहे हैं। अब अगला सवाल यह आता है कि अब हम उनके पास जाएं कैसे, कनेक्शन कैसे निकालें, क्योंकि सही आदमी के साथ कनेक्ट करना भी तो जरूरी है ना। तो सर कनेक्शन ऐसा होगा ना कि एक तो हम वो डेटा आपको हमारे ऑफिस से मिलेगा, हम आपको उसकी ट्रेनिंग देंगे, डेटा मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, प्लस आपके साथ वो बैठ के डिस्कशन होगी जो आपके शहर में लोकल डेवलपमेंट क्या चल रही है। फिर जब एक तरीके से एक कंसेंसस बन जाएगा, और जाहिर सी बात है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप कुछ भी काम करेंगे सर, आप कहीं नौकरी भी करने जाएंगे, पहली जॉब कहीं ज्वाइन करेंगे, 3 साल आप पहले वहाँ पे अपने खपाएंगे, फिर आप कुछ सीखेंगे, फिर आप निकल के आएंगे, फिर आप सोचेंगे मैं कुछ अपना करूँ। यहाँ पे आपको हम डे 1 पे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लेकिन हाँ, प्लेटफॉर्म का मतलब है सिर्फ प्लेटफॉर्म, इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है जब आप मेहनत करेंगे तो कुछ पैसा आप भी कमाएंगे उसके अंदर। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब यहाँ पर कुछ मैं इंडस्ट्री की नेगेटिव चीज़ों की भी बात करूंगा, क्योंकि हर बिजनेस में दिखता तो हर दूर से हर कुछ हरा हरा दिखता है, हर जगह से दिखता है कि बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन अब हम बात करें इंटीरियर की तो ये प्योर लेबर इंसेंटिव बिजनेस है। भैया लेबर ही करेगी काम। अब आप वो लकड़ी वाला काम सर आप तो करोगे नहीं,
और जहाँ पर लेबर से जुड़ा हुआ काम होता है वहाँ पर मैन पावर की बड़ी किल्लत है। आपका मेन आदमी छोड़ के भाग गया, आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया, आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, आपका क्लाइंट हाथ से जा सकता है। तो ये कितनी बड़ी समस्या रहती है सर? सर यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने इसी पे तो काम किया है। ब्रांड कैटल, अगर आप हमारी कंपनी का नाम देखो तो हम लोग इंडियाज़ फास्टेस्ट इंटीरियर फिट आउट कंपनी है। ओके। ये हम क्लेम करते हैं और हमने अपनी टैगलाइन में लिख दिया है, बिकॉज जो प्रोजेक्ट 3-3, 4-4 महीने में बनते थे, हमने उन प्रोजेक्टों को 45 डेज में पूरा किया है। क्यों हमें इन ब्रांड्स ने हम पे ट्रस्ट किया है, क्यों मालाबार ने हमें बुला के काम दिया, क्यों आदित्य बिरला ने हमें काम दिया, क्यों हमें पीएमजे जूल्स ने काम दिया? बिकॉज वी कमिट टू डिलीवर ऑल ज्वेलरी शोरूम्स और ऑल रिटेल शोरूम्स अप टू 5000 स्क्वायर फीट एरिया में जितना भी इंटीरियर होना है। अगर मनी का फ्लो टाइम पर है और अप्रूवल्स टाइम पर है तो विद इन 45 डेज हम शोरूम को बनाकर रेडी कर देते हैं। 45 दिन के अंदर? 45 दिन के अंदर सर। अब वही मैंने आपको बोला ना कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे। कैसे देंगे? दिस इज आवर मेन गेम। तो क्या होता है सर, जनरली ये ना बड़ा एक गैप है इंडस्ट्री में। हमने क्या देखा सर, गैप कैसे है, किसी को अपना शोरूम खोलना है, वो शोरूम क्यों खोलता है? धंधे के लिए खोलता है, हाँ, बिल्कुल। बिजनेस के लिए खोलता है। अब उसने अपना बिजनेस शुरू किया, 2 महीने का उसको उस मॉल से रेंट फिट आउट पीरियड मिला हुआ है, रेंट पे दुकान है, तो रेंट पे जब अग्रीमेंट होता है तो 45, 50, 60 दिन का एक मिलता है कि भाई तुम अपना इंटीरियर शोरूम रेडी कर लो, तब उसके बाद आपका रेंट चालू हो जाएगा। अब जब रेंट फ्री फिट आउट पीरियड के अंदर आप नहीं एंटर कर पाए तो आपका भाड़ा बढ़े जा रहा है, आपकी कैपेक्स कॉस्ट लगी जा रही है, एक तो आपका धंधा नहीं चालू हुआ, ऊपर से आपकी कॉस्टिंग पे कॉस्टिंग चल रही है। तो होता क्या है कि जनरली यही बहुत बड़ा गैप सर मैंने देखा 5 साल पहले जब मैंने कोविड में शुरू किया, तो यही बहुत बड़ा गैप था। 3-3 महीने, 4-4, 5-5 महीने शोरूम को रेडी करने में लग जा रहे थे। तब जाके हमने एक सोल्यूशन निकाला कि पहले क्या होता था कि लोग फर्नीचर का काम इसको देते थे, इंटीरियर का काम इसको दिया, एसी का काम किसी को दिया, फ्लोरिंग का काम किसी को दिया। हमने उसको समेटा और हमने बोला हम टर्न की प्रोजेक्ट इंटीरियर करेंगे। ओके। वन स्टॉप सोल्यूशन ब्रांड कैटल। अब जो नए लोग हैं उनके लिए आप प्लीज बताएंगे टर्न की प्रोजेक्ट का क्या मतलब? टर्न की का मतलब होता है कि सर चाबी है घर की, उसको मैंने आपको ऐसे पलट के दे दिया, टर्न की। हाँ, आपको की को घुमा दिया। हाँ, मतलब अब इसके अंदर जो कुछ लगेगा वो सब कॉन्ट्रैक्टर का है, हम लगाएंगे। एंड टू एंड सोल्यूशन, आपको सिर्फ फीता काटने आना है। बिल्कुल। तो आज की डेट में सर इसीलिए इंडिया ग्रो कर रहा है। जितने भी बिजनेसमैन है ना, वो अपनी टेंशन नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कोई बात नहीं भाई, फ्लोरिंग हो, मैं क्यों अलग अलग बंदों को ढूंढूं, मैंने एक एजेंसी पकड़ ली। इन सारे खर्चों के ऊपर एग्जांपल के तौर पे मैं अगर मेहनत करता, इन सब के साथ माथा पीछी करता, तो मैं ये शोरूम एग्जांपल के तौर पे 1 करोड़ में रेडी करवाता। अब उस 1 करोड़ के ऊपर मेरे 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं क्योंकि एजेंसी है, कॉस्ट लेगी, तो मेरा 1.25 करोड़ में भी शोरूम बन रहा है। लेकिन अगर मैं कराता तो मेरे को 6 महीने लग जाते, इस एजेंसी ने 2 महीने में कर दिया, तो 4 महीने बचे। और टाइम इज ग्रेटर देन मनी। बिल्कुल ठीक बात है, हेडेक नहीं होगी, परेशानी नहीं गेम रियल एसेंसी टाइम का है सर, सारा का सारा। बिल्कुल। तो इसीलिए क्या होता है कि सर हमें यही देखना है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को 45 to 50 डेज से ऊपर ना लेके जाएं। टाइम बाउंड प्रोजेक्ट करें, जल्दी काम करें, और मैन पावर हमारे पास वो सर्विसेज है। उसी चीज़ की तो हम आपको फ्रेंचाइजी की जब हम बात कर रहे हैं, वही तो मेन गेम है। हम आपको जो एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ आपको इंटीरियर की नॉलेज दे रहे हैं, धंधा क्लोज करने से लेकर सर्विसेज तक पूरा का पूरा हमारी ही हैंड होल्डिंग रहेगी। हम अपनी ब्रांड वैल्यू किसी के ऊपर छोड़ते नहीं है, हमें खुद ही सर्विस देनी है एंड टू एंड। बिल्कुल ठीक बात है सर। दूसरा एक बड़ा काम होता है सर प्राइसिंग का। हिंदुस्तान में बैठे हैं सर, 5 रुपए के पीछे झगड़े हो जाते हैं जी। तो आज कंपटीशन तो आपके मार्केट में भी है। आप एक ही कंपनी, जैसे आपने बताया आदित्य बिरला ने 50 लोगों के टेंडर आए या 50 लोगों के कोटेशन आए, आपको उनमें से कोटेशन मिला ड्यू टू एनी रीजन्स। लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो तो ये देखती हैं किसी ने 1 लाख का दिया, किसी ने 90 का दिया, किसी ने 80 का दिया। तो कॉम्पिटिटिव एज क्या है सर? कैसे अपनी कॉम्पिटिटिव एज कैसे बनाएं आप? सर अपनी कॉम्पिटिटिव एज ऐसी ही बनेगी कि आपको जो भी काम करना है, नंबर 1 सर क्वालिटी के आगे ना कुछ नहीं है। आज की डेट में ना ज़माना बदल चुका है और भारत भी बदल चुका है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, पीपल आर रेडी टू पे प्रोवाइडेड दे शुड नॉट रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। उनको भाग दौड़ से बचने के लिए टेंशन नहीं चाहिए, वो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि सर आपको उस सुकून के अंदर पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, तो आप उस टाइम में ज़्यादा कुछ सोच पा रहे हो, ज़्यादा कुछ धंधा कर पा रहे हो, ज़्यादा कुछ बेच पा रहे हो। तो अल्टीमेटली क्या है कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट और आउटपुट का गेम है सारा का सारा। जितना इनपुट आप डालोगे उतना आउटपुट मिलेगा। तो अल्टीमेटली यही है सर कि कॉस्टिंग का मार्जिन है, लेकिन क्या है ना कि आपको वो नीचे की लड़ाई में रहना नहीं है।
आपको कुछ एक कॉम्पिटिटिव एज देखना पड़ेगा। जैसे हमने अपना देखा हुआ कि हम फास्टेस्ट इंटीरियर फिट आउट कंपनी है भाई, हाँ जी। हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट कंपनी हम है। क्यों? क्या हमने उसको कैसे क्रैक किया कि जिस दिन प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है हमारा साइट पे माल डल गया, साइट पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुरू हो गई, पैरेलली हमारी डिजाइनिंग शुरू हो गई। वहाँ वायरिंग चल रही है या डिजाइनिंग चल रही है, वायरिंग और डिजाइनिंग चल रही है। 10 दिन के अंदर वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन सारा खत्म हो गया, यहाँ डिजाइन खत्म हो गया, यहाँ पे और पैरेलली फैक्ट्री में फर्नीचर बनना शुरू हो गया। तो जैसे ही वहाँ पे साइड पे काम धीरे धीरे खत्म होता है, फर्नीचर का फैक्ट्री से माल डिस्पैच हो जाता है। तो सारी चीज़ों को जो क्लब करके जो कोऑर्डिनेशन का गेम है ना, वो इतना समांतर रूप से चलता है कि कहीं पर भी एक भी दिन का विलंब नहीं हो सकता है। लॉस ऑफ डिले बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमने यही चीज़ कर रखी है सर, इसको स्टैंडर्डाइज इतना बना दिया प्रैक्टिस कि डिले ना हो। और डिले का ही एक कारण है कि जितना डिले हो जाएगा वो धंधा, वो मेरे लिए भी लॉस है। क्योंकि अगर मैंने आपसे कोई चीज़ 50 लाख में तय कर दी, अगर मैं उसको 20 दिन लेट कर रहा हूँ तो ये थोड़ी मुझे आप 50 के 60 दे दोगे। हाँ जी, हाँ जी। बशर्ते वो आपकी गलती है, आपकी कमी की वजह से नहीं है। तो मैं अगर उसको डिले कर रहा हूँ तो मैं अपना भी लॉस कर रहा हूँ। मेरी मैन पावर ज़्यादा लगेगी, मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, मेरा लेबर ज़्यादा लगेगा। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जितना जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को ख़त्म करें, और ख़त्म करने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि क्वालिटी में ख़त्म करें। हमारे पास वो स्किल्ड टीम है विद विल, जो साइट पे निरंतर जाती है। मैं खुद साइटों पे जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या काम क्वालिटी में हो रहा है या नहीं हो रहा। क्वालिटी में काम होना चाहिए। अगर वो काम क्वालिटी में नहीं होता तो हम उसे पैरेलली टाइम पे ही एक्शन ले लेते हैं, ताकि अल्टीमेट प्रोडक्ट जब डिलीवर हो। हमारे कुछ कस्टमर्स के अभी रिसेंटली हमने शोरूम हैंडओवर किए हैं, उनकी आप टेस्टिमनी में हम दिखा देंगे, तो दे आर वेरी हैप्पी वर्किंग विद अस। तो कस्टमर हैप्पीनेस इज एवरीथिंग। मतलब क्वालिटी इज ऑलवेज बिगर देन प्राइस। तो आप क्वालिटी बढ़ी देंगे तो प्राइस का कंपटीशन अपने आप आपसे दूर हो जाएगा। यस यस एब्सोल्युटली, कंपटीशन रहेगा ही नहीं। एक तीसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है पैसे फंसने की। आपने तो अच्छा काम किया, आपने तो क्वालिटी काम किया, लेकिन उसके बाद आप पूरे पैसे आपको मिले नहीं। आप लोगों से जो आपका प्रॉफिट है, जिसका काम किया, वहाँ फंसा हुआ है जी। अब पैसे लेने के लिए चक्कर काटते रहो। देखिए सर, ये बहुत अच्छा सवाल और बहुत लाजमी, ये आपने बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। क्या होता है सर कि ना, ये इंडस्ट्री में थोड़ा सा समझना पड़ेगा दोनों तरफ से। हम लोगों को जो भी काम मांगने जा रहे हैं, मेरे को बहुत इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स मिलते हैं, मेरे को कहते हैं विकास भाई आपने 5 साल में कंपनी बनाई, आप यहाँ पहुँच गए, और हमने आपसे पहले शुरू किया, वो था क्या रीज़न था, कैसे हम लोग नहीं आगे बढ़ पाए। वो मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं, पूछते हैं। मैं उनको ये बोलता हूँ भाई हमने भी शुरू में 2 साल बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा चला, अटक गया, फंस गया, लेकिन अल्टीमेटली क्या है ना सर, आप देखो होता क्या, गलती कहीं ना दोनों की होती है, और ज़्यादातर हमारी होती है। कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे गलती ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम काम उठाने के चक्कर में ना काम बस किसी भी रेट पे ले लेते हैं। एक बार आपने काम ले लिया, सामने वाला तो कोई भी चाहेगा ना कि आपको कम से कम में सस्ते से सस्ता मिले। और हमारी एक चीज़ होती है, हमें लगता है कि या तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि मेरी ये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, इस काम को दिखाकर मुझे 20 काम और मिलने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, मैं इसे 5 लाख कम में उठा लेता हूँ। एक ये मेंटली प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है, तभी मैंने बोला कि शुरुआत में नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले काम को थोड़ा सीख लेंगे, रेट्स को समझ जाएंगे, मार्केट में क्या चल रहा है, मैन पावर कॉस्ट क्या है, मटेरियल कॉस्ट क्या है, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो 2 महीने में पैसा, जब आप प्रोजेक्ट खत्म करते हैं तो 2 महीने बाद पैसा घूम के आता है। तो अल्टीमेटली कस्टमर के साथ हमें डे 1 पे बहुत क्लैरिटी से बात करनी होती है, प्रॉपर एक एग्रीमेंट में जाइए। मैं कस्टमर को भी बोलता हूँ और वेंडर को भी बोलता हूँ कि आप सब एग्रीमेंट में जाइए, प्रॉपर एग्रीमेंट कीजिए ड्राफ्ट, कि हम इतने दिन में आपका शोरूम बनाएंगे और हमें पेमेंट का फ्लो ऐसे ऐसे चाहिए। जैसे हम तो बड़े क्लियर तरीके से बोलते हैं, भाई साहब आपकी दी हुई माया से ही आपके शोरूम की काया बदली जाएगी। क्या बात है। तो आपने अगर माया देने में विलंब किया तो काया में भी टाइम लग जाएगा। इसीलिए आप टाइमली पैसा दीजिए सर, और टाइमली हैंडओवर लीजिए। ये आप डे 1 से क्लियर करो ना क्लाइंट को, फिर वो क्यों डिले करेगा उसको बता दो। एक दो, मान लीजिए आपने मुझे एडवांस दिया है, पहले वर्क ऑर्डर हुआ, वर्क ऑर्डर के साथ आपने मुझे 30% एडवांस दे दिया। मान लीजिए 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 30 लाख रुपए एडवांस आया। मैं उस 30 लाख में एज अ कॉन्ट्रैक्टर हम अपना वैल्यू एडिशन करते हैं। ऐसा नहीं कि 30 लाख में प्रोजेक्ट बन जाएगा, प्रोजेक्ट 1 करोड़ में बनेगा। 1 करोड़ का काम है तो 90 लाख अपना प्रॉफिट मार्जिन जितना भी रहेगा, 90 लाख रुपए 80 लाख रुपए लगेंगे उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो 80 लाख में लगने हैं, तो आपने दिए कितने भी 30 लाख दिए, तो 30 लाख में मैं अपना वैल्यू एडिशन करूंगा। मतलब हो सकता है कि मैं 20 लाख रुपए अपनी जेब से लगाऊं, या फिर मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने 50 लाख का माल साइट पे डलवा दिया, तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी बिल्कुल, वो भी तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, आगे पे करना ही है ना, मैंने तो पे करना ही है ना। तो उस तरीके से क्या होता है, ऐसे काम होता है। तो क्लाइंट को बड़े तरीके से क्लियर कर दो कि सर आपने 30% एडवांस दिया, आफ्टर 1 वीक आपको 20% और देना है, आफ्टर 10 डेज आपको और देना है। जितना जितना टाइम आप अगर इस स्लॉट में डिले करोगे सर, उतनी ही साइट आगे बढ़ जाएगी।
ये आप अगर पहले ही दिन बात करके अच्छे से क्लैरिटी से पेपर पे लिखवा के उससे भी साइन कर लो हम भी, क्योंकि सर देखो उसको व्यापारी है, वो उसको काम करना है, तो वो ऐसा तो है नहीं आपके पैसे मारने बैठा है, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बैठा, वो तो बल्कि चाहते हैं कि भाई तुम जल्दी करके दो और पैसे लेके जाओ। लेकिन अगर सर आपने काम ही अच्छा नहीं किया, अब आपने कमिट कर दी, टीम आपकी पहुंची नहीं, आपने बोला बुधवार से काम चालू हो जाएगा, अगले बुधवार तक टीम नहीं पहुंची, तो भाई फिर तो किसी को भी गुस्सा आएगा यार। ठीक बात है। तो यही सारी गेम है, हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट रखो, पेपर पे रखो, डॉक्यूमेंटेड कर दो, सामने वाला भी बंधा हुआ है, आप भी बंधे हुए हैं। हाँ, एक आध दिन का 2 दिन का डिले ऊपर नीचे चलता, हो सकता है कि पेमेंट देने में 2 दिन उसने डिले कर दी, और आपकी भी साइड अगर एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाएगी तो वो कुछ बोलेगा नहीं आपको। ठीक है। एक सवाल आता है कि बहुत सारे लोग जो नए लोग हैं इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, अपने नाम से शुरू करना चाहते हैं, वो क्या बिना पैसे लगाए इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं? जी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, मैंने भी बिना पैसे लगाए ही करा था, मैं भी घर से कुछ नहीं लेकर आया था। क्या तरीका होता है फिर? तरीका यही होता है कि सर सबसे पहले तो काम करने के लिए मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपने नॉलेज अगर ले ली, कहीं आपने इंस्टीट्यूट है कुछ सीख लिया आपने, उसकी एक फीस होगी, वो एक अलग बात है। दूसरा क्या है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जिस भी कस्टमर को, जिस भी इंडस्ट्री को पहले चूज किया कि मेरे को ऑफिस इंटीरियर करना है, या मेरे को रेजिडेंशियल करना है, या मुझे कैफेज बनाने हैं, या मुझे रेस्टोरेंट इंटीरियर्स में जाना है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी लाइन है। आप सबके रचयिता बन जाओगे ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप एक चीज पहले पकड़ो, एक पार्टिकुलर निश चुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, निश चुन लो, उसके बाद आप सारी चीजें कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ अमूल किस लिए फेमस है सर? हाँ, दूध के लिए। अमूल दूध के लिए फेमस है, लेकिन अमूल क्या सिर्फ दूध बनाता है? वो मक्खन भी बनाता है, वो आइसक्रीम भी बनाता है, वो दही भी बनाता है, वो बटर भी बनाता है, सब कुछ बनाता है। लेकिन दूध से शुरुआत हुई थी, तो आप अपना दूध पकड़ो क्या है। आपको ऑफिस इंटीरियर में जाना है, आपको किस में जाना है? तो हमने रिटेल पकड़ा, तो हम रिटेल के साथ साथ बैंक्वेट भी बनाते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, ऑफिस इंटीरियर भी करते हैं, रेजिडेंशियल इंटीरियर भी करते हैं। डिपेंड करता है, हम अपने टेस्ट के हिसाब से, बजट के हिसाब से काम उठाते हैं। तो थोड़ा सा सर ठंडा करके खाने वाली चीज़ है। मतलब ये नहीं है कि आपने सोचा कि बस मैंने शुरू किया और ओवरनाइट सक्सेस मिल गई। ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी सक्सेस है, बशर्ते आप मेहनत करते हैं अच्छे तरीके से। क्या बात, सक्सेस मिलेगी, मेहनत करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं इंटीरियर इंडस्ट्री में बिना एक भी रुपया लगाए। आज आपको बताया विकास भाई ने। अब एक चीज़ ये आती है, कई लोग जो मैं कहूँ कि जो छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद कितना पैसा महीने की कमाने की सोच सकते हैं इस बिजनेस से? सर मुझे लगता है कि अगर आप आज की डेट में कहीं नौकरी भी करने जाते हो, शुरुआत में आपको सैलरी कितनी मिलेगी? 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000। ये कैसा बिजनेस है? बड़ी मैंने आपको भी क्या बताया, 26,000 करोड़ की इंडस्ट्री, 1% 260 करोड़ तो कंपनी हो गई। चलो मैं कहता हूँ इंडिविजुअल लेवल पे कोई एज अ फ्रीलांसर इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट कोई बनता है, ज्वाइन करता है, आप उसको ये लगा लो मिनिमम टू मिनिमम वो 1 महीने में 1 क्लाइंट, 2 क्लाइंट भी क्लोज कर लेता है। पूरे महीने की बात कर रहा हूँ, ओनली 2 क्लाइंट्स। और अगर 1 क्लाइंट 50 लाख रुपए का भी इंटीरियर कराता है, तो 2 क्लाइंट कितने के हो गए? 1 करोड़ रुपए के। मैं कहता हूँ सर 1 करोड़ का ओनली 1%, उसका भी 1% देता हूँ प्रॉफिट। मान लो 10% का प्रॉफिट मार्जिन हो गया, 15% का हो गया, डिपेंड करता है कि आप कितने एफिशिएंसी से काम को करते हैं, तो आप कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, वो बात की बात है। पर मैं कहता हूँ उस पूरे बिजनेस का 1% ले लो, 1 करोड़ का भी 1% सर लाख रुपए महीना होता है। मतलब कि आपके पास कमाई की संभावना यहाँ पर अधिक बहुत अधिक है, बहुत है सर, वो आप सोच ही नहीं सकते कितनी है, क्योंकि क्या है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो ये तो हो गई, देखिए आपको अपना शुरू करना है, लेकिन अगर आप आज किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़ते हैं तो उसके अपने ही मायने होते हैं, उसकी अपनी खूबसूरती होती है, उसकी अपनी ट्रेनिंग मिलती है। जैसे कि आप ब्रांड कैटल के साथ जुड़ेंगे तो इनके ऑफिस में आकर आपको सीखने का मौका मिलेगा, वहाँ पर रहकर भी सीखने का मौका मिल सकता है। तो सर आज के समय में अगर कोई ब्रांड कैटल के साथ जुड़ना चाहे तो क्या प्रोसेस रहता है? सर बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, एक फॉर्म है, आप उसको फिल कीजिए, आप हमारे साथ, हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए, टीम आपको बताएगी कि क्या क्या है। एक स्लॉट बुक होता है, अपॉइंटमेंट होती है, पहले आपका एक ऑनलाइन सेशन होगा, उस ऑनलाइन सेशन में हम आपको थोड़ा सा गेज कर लेंगे कि आपका इंटरेस्ट लेवल कितना है। क्योंकि देखो सर इंटरेस्ट होना चाहिए सर, ये ऐसा नहीं है कि आपने देखा ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, पैसा बिल्कुल है, अगले 3 महीने में मैं पैसा कमाने लग जाऊंगा, 10-12 लाख रुपए कमा लोगे। लेकिन क्या है कि अल्टीमेटली आपको पहले थोड़ा सा धंधे को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो हाँ वो इंटरेस्ट आपके अंदर है या नहीं है आप, तो वो एक सर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आप उसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए और फिर आपको हमारे यहाँ से कॉल आएगा, आप आइए और उसके बाद एक उसकी प्रक्रिया है पूरी की पूरी। तो प्रोसेस आपको जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे दूंगा, फॉर्म फिल करके आप बातचीत कर पाएंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जॉब छोड़ी, कोविड के समय में बिजनेस शुरू किया और आज आप सफलता के एक अच्छे मुकाम पर हैं, तो आपकी सफलता के कोई ऐसे 3 राज
अगर आज शेयर करना चाहिए 3 काम मैंने किए और इस वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ? सर पहली चीज़ तो ऑलवेज हैव अ क्लैरिटी, एक शब्द है, मैं ट्रिपल सी बोलता हूँ। मतलब क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस, ये 3 चीज़ें। क्लैरिटी होना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद पता होना चाहिए। क्या होता है सर, 90% जनसंख्या ना इसी उधेड़ बुन में खोई हुई है कि यार हमें करना क्या है। और अगर एक बार ये फाइनल हो भी जाए हमें करना क्या है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उठता है कि हमें करना कैसे है। तो पहले क्या तो जान लो कि क्या करना है, और इन सबसे पहले जो मेन सवाल आता है वो किसी पे ध्यान नहीं जाता कि भाई क्यों करना है, क्यों करना है। बिल्कुल वाई शुड बी ऑलवेज बी स्ट्रांग। आपका वाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिव। आपका जो एक मोटिव होता है कि यार किस लिए मुझे ये चीज़ करनी है, तो सबसे पहले आप अपना वाई ढूंढो। वाई, हाउ और वेयर ये सबके जवाब दे देता है, वो सब करवा देता है, क्योंकि वो रियल एग्जीक्यूशन की बात हो गई। सोर्स आना जरूरी है। तो क्या होता है सर, सबसे पहले तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आप किसी से कोई भी बात करो ना, खुल के करो, क्लैरिटी से करो, क्लियर बात कर दो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। सही बता रहा हूँ सर, मेरा एक्सपीरियंस है, उस टाइम पे भले ही उसको खराब लगे जो मत लगे, लेकिन आपके रिलेशन जीवन भर के लिए बने रह जाएंगे। बेहतरीन तरीके से आप क्लैरिटी से बात कीजिए। दूसरा, अपनी कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे, इट्स अ ब्रिज। ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने बोल दिया आपने सुन लिया। अगर आपके साइट पे, आपके प्रोसेस के अंदर कहीं कोई ना कोई इशू आ रहा है, तो आप क्लाइंट को टाइमली कम्युनिकेट कीजिए, तुरंत कम्युनिकेट कर दो कि भाई ये प्रॉब्लम है सर, ये रीज़न है, इस वजह से नहीं आ पाया। तो उस वक्त हो सकता है कि वो आपको गाली दे, यार ये क्या बात हुई, तुमने कमिट किया था, पर कोई बात नहीं। लास्ट में के लिए सर बवाल को बचा के मत रखो, तुरंत उस बात को क्लियर कर दो। क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मैं सर बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस इज लाइक एन अम्ब्रेला। वो एक छाते की तरह है कि अम्ब्रेला, होल्डिंग एन अम्ब्रेला विल नॉट स्टॉप द रेन अगर बारिश हो रही है, बट इट विल स्टिल अलाउ यू टू स्टैंड इन द रेन। तो कॉन्फिडेंस आपकी समस्याओं को खत्म नहीं कर देगा, पर वो आपको ताकत देगा उन उस समस्याओं से जुड़ने का। क्या बात है, क्या बात है। अंतिम सवाल मैं लूँगा, वो सभी लोग जो आज इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ब्राइट इंडस्ट्री है सर। हिंदुस्तान तो अभी खड़ा हुआ है, अभी तो टिप ऑफ द टंग जो होता है ना, बिल्कुल टिप, वो भी टच नहीं हुआ है इंटीरियर इंडस्ट्री में। आप देखिए किसी भी ब्रांड का नाम ले लीजिए, जैसे लेंसकार्ट अभी 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आया है, 550 स्टोर उसने खोले हैं, और 500 स्टोर से ज़्यादा और उसे खोलने की प्लानिंग है। अथाह समंदर है सर। जो भी नया ब्रांड आ रहा है, अब आप सोचो कि सर जितने ऑनलाइन ब्रांड थे सब ऑफलाइन पे आ रहे हैं, जितने भी नए ब्रांड्स खुल रहे हैं, अगर कोई बैंक खुल रहा है तो बैंक में इंटीरियर चाहिए, ऑफिस खुल रहा है ऑफिस इंटीरियर चाहिए, रेस्टोरेंट खुल रहा है वहाँ इंटीरियर चाहिए, कमर्शियल इंटीरियर चाहिए। मतलब छोटी सी आप 100 स्क्वायर फीट में भी कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आपको इंटीरियर चाहिए। लाइटें पंखे तो हर जगह लगती है। तो कहीं ना कहीं सर वास्ट सेगमेंट है, तो बड़ी प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है। और इतनी प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है कि उसके बाद जब आप इस पूरे प्रोसेस से गुजर जाते हैं, फिर 5 साल के बाद जब आप एलिजिबल हो जाते हैं, यू कैन गेट इनटू अ बिगर प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे टेंडरिंग का काम होता है। जैसे अभी हमारा विस्टा प्रोजेक्ट बना पार्लियामेंट का, अब सोचो सर, वो अकेला एक प्रोजेक्ट शायद 1200 करोड़ का बना था पूरा का पूरा। अब कितने लोग उसमें लगे होंगे, कितने लोगों की उसमें जॉब्स आई होंगी। तो ये हाईली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली इंडस्ट्री है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट कर रही है। क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं से स्पीड, अब मैंने पहले ट्रिपल सी की बात करी थी, मैं ट्रिपल एस की बात करता हूँ। स्पीड, स्केल और सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ाता है आपको। तो आपको आपके धंधे में स्पीड लाता है। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आपको अगर शोरूम खोलने हैं तो आपको स्पीड देगा, स्केल कराएगा, और कहीं ना कहीं आपको सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ाता है। क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं दिल्ली एनसीआर में इतना पोल्यूशन है, हर कोई कंस्ट्रक्शन वे में उस तरीके से नहीं कि कोई नई बिल्डिंगें बनाएगा, लेकिन उसी इंटीरियर को रिफर्बिश करके। आपने देखा होगा कि आज 2 साल पहले वहाँ पे एक दुकान थी, उसी पर्टिकुलर जगह पे वो ब्रांड चला के कोई और आ गई। तो कहीं ना कहीं सर ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। तो आप खुल के, कोई भी, मैं आपके दर्शकों को बोलता हूँ, जिसको भी इंटीरियर फील्ड में अपना करियर आजमाना हो या बनाना हो, उसका इंटरेस्ट, पहली चीज़ होती है सर इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपका इंटरेस्ट डेवलप है, आपको मज़ा आ रहा है करने में, सिर्फ सुंदरता मत देखिए, स्पेस की प्लानिंग देखिए कि वो स्पेस को मैं एक कम से कम जगह को कितने ब्यूटीफुली उसको मैं यूटिलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये सारा गेम है। आपका विजन क्या है, कहाँ तक जाना है? हमने भी टिप ऑफ द टंग ही टच किया है, मैं आपको सही बताऊं तो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान जो खड़ा हो रहा है, और हिंदुस्तान में 70% से जो जनसंख्या है वो युवा की है। तो ये जो युवा वर्ग जब जुड़ रहा है हमारे साथ, वी हैव अ प्रीटी यंग डिसेंट टीम, और जब यंग टीम जुड़ेगी तो कहीं ना कहीं सर हम लोग भी अब नेक्स्ट ईयर आगे प्लान कर रहे हैं, कंपनी को बड़ा कर रहे हैं, साइज़ बड़ा कर रहे हैं, ब्रांचेस खोलेंगे, पैन इंडिया में विस्तार कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ग्रोथ स्टोरी है।
और आगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा काम जाने का विजन। तो ये पता लगाने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा फ्रेंचाइजी बताओ के साथ। विकास झा जी को हम बार बार बुलाएंगे और आपको बताएंगे कि इंटीरियर के बिजनेस में अपॉर्चुनिटी क्या है, किस तरीके से आप भी ब्रांड कैटल की फ्रेंचाइजी अपने शहर में ले सकते हैं, किस तरीके से बिजनेस एसोसिएट बन सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, फ्रेंचाइजी बताओ सिर्फ ज्ञान नहीं देता, आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है। अपॉर्चुनिटी के बिना ज्ञान हमेशा अधूरा रह जाता है और ये पूरा होता है कहाँ, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी बताओ पर। तो आप देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ चैनल, जहाँ पर आपको ऐसे फाउंडर्स मिलते रहेंगे जो आपको सिखाएंगे भी, बताएंगे भी और मौका भी देंगे उनके साथ जुड़ने का, तरक्की करने का, आगे बढ़ने का। तो आपको कितना समझ में आया इस इंडस्ट्री के बारे में, जिसे हम कहते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग इंडस्ट्री। 26,000 करोड़ की इंडस्ट्री। अरे 26,000 करोड़ तो मैं आपको सर एक जोन में कह रहा हूं, जोन में बता रहे हैं, बिल्कुल लाखों करोड़ की इंडस्ट्री, लाखों करोड़ की इंडस्ट्री डेटा अवेलेबल है, ऑनलाइन देख लेंगे लोग। तो आप भी जुड़िए, काम करिए, तरक्की करिए, भारत को आगे बढ़ाइए। जैसे विकास जी बढ़ा रहे हैं, आप भी हिस्सेदार बनिए भारत की ग्रोथ में। हम अपना काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ मिलिए, जुड़िए और तरक्की करिए। ऐसे ही फाउंडर्स लगातार आते रहेंगे आपके अपने चैनल फ्रेंचाइजी बताओ पर, आपके अपने होस्ट और दोस्त आशीष अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत। सर आज आप आए, आपने आज हमें मौका दिया आपसे सवाल जवाब करने का, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।